दोस्तों आज तारीख है 20 मार्च यानी कि ईरान और इज़राइल अमेरिका के युद्ध का 20वां या फिर आप ये कह लो 21वां दिन है, क्योंकि 28 फरवरी को ये युद्ध शुरू हुआ था। और इस युद्ध को ख़त्म होने का कोई चांस नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी तक जो युद्ध चल रहा था ये मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक हो रहे थे। ईरान अमेरिका के बेसिस जो अदर अदर गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, और उसके साथ साथ इज़राइल के जो सैन्य अड्डे हैं उन पर हमला कर रहा था। और उसके एवज़ में इज़राइल और अमेरिका ईरान के सैन्य अड्डों पर हमला कर रहे थे। वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन अब ये युद्ध जो है वो एनर्जी सेक्टर्स पे भी, एनर्जी के प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जैसे कि ऑयल रिफाइनरीज़ और गैस प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, गैस के प्लांट्स हैं, एलएनजी प्लांट्स हैं, उन तक पहुँच गया है। क्योंकि जब ईरान के ऊपर लगातार हमले हुए इज़राइल और अमेरिका की तरफ से, तब उसने फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से सभी शिपिंग को बंद किया, जो कि वैश्विक ट्रेड का 20% हिस्सा उससे ट्रेड होता है, ख़ास करके एलएनजी ऑयल, एलपीजी ऑयल वगैरह। लेकिन अब उसके बाद में इज़राइल ने फिर से एक बार हमला किया ईरान के साउथ पारस, जो सबसे बड़ा एलएनजी प्लांट है। और उस एलएनजी प्लांट से, अकेले एलएनजी प्लांट से इंडिया के पास 53% का जो एलएनजी इंपोर्ट होता है, वही पारस यानी कि साउथ पारस प्लांट से होता है। अब जब इज़राइल ने हमला कर दिया ईरान के एनर्जी यूनिट्स पे, एनर्जी प्लांट पे, तो इसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप का भी ट्वीट आया कि नहीं जी, इन्होंने हमसे बात नहीं की थी। यानी कि नेतन्याहू ने बिना ट्रंप को इन्फॉर्म किए, बिना ट्रंप को बताए ईरान के इस एलएनजी यूनिट पे, एलएनजी प्रोडक्शन यूनिट पे हमला किया। अब ईरान ने पहले से कह रखा था, अगर हमारे ऊर्जा सेक्टर्स पे हमला होगा तो हम भी रिटेलिएट करेंगे। और इसके एवज़ में ईरान ने, जो उसका कॉम्पिटिटर है, दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी प्लांट है कतर में, रास लफ़ान इंडस्ट्रियल सिटी, वहाँ पे ईरान ने हमला किया है। और जिसकी वजह से दो सबसे बड़े जो प्रोडक्शन यूनिट्स थे एलएनजी और गैस के, वो प्रभावित हुए हैं, जिसकी वजह से पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। और इस हमले के बाद में गैस के प्राइसेस 5% उछाल आया है। अब देखने वाली बात ये है कि अभी तक ये युद्ध जो है ये सैन्य अड्डों ठिकानों तक ही सीमित था, लेकिन अब ये ऊर्जा क्राइसिस की तरफ बढ़ा रहा है। भारत में अभी तक ये था कि भारत में जो गैस की दिक्कत आ रही थी, उस पर सरकार ने कंट्रोल करने की कोशिश की थी, डैमेज कंट्रोल करने की। और वो ईरान से डायलॉग करके, बातचीत करके एक रास्ता निकाला था, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो हमारे इंडियन ऑयल शिप्स हैं, गैस शिप्स हैं, वो आसानी से इंडिया आ सकें। तो ये बात हो गई थी। और उसके बाद में लगातार 3 शिप इंडिया आए भी, जो शिवालिक था, नंदा देवी था, ये सभी इंडिया आ चुके हैं, यानी कि 3 शिप्स आए हैं और बाकी भी आने लगे थे। उसके साथ-साथ इंडियन नेवी ने भी अपना आईएनएस सूरत गल्फ़ के जो ओशियंस हैं वहाँ पे लगा रखा था प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन अब जब प्रोडक्शन यूनिट्स पे ही हमला हो रहा है, यानी कि जहाँ से गैस और एलएनजी का प्रोडक्शन हो रहा है, उसी प्रोडक्शन प्लांट पे ही हमला हो रहा है, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तो बात ही आप बंद कर दो। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी तक एक चोक पॉइंट था, जहाँ से निकालने के लिए बात हो रही थी, जो समस्या आ रही थी उस पर। लेकिन अब तो प्रोडक्शन ही बंद हो गया है। और जो कतरी कुछ जो एनालिस्ट हैं, उनके हिसाब से अभी इस चीज़ को, रिफाइनरी को, इस प्रोडक्शन यूनिट को वापस से खड़ा होने में 5 साल तक का समय लग सकता है। यानी कि इतनी आसानी से ये नहीं चलेगा। और दूसरी तरफ अमेरिका इधर ईरान से उलझा पड़ा था, और इसका फ़ायदा चीन ने उठा लिया है। चीन ने ताइवान पर हमले की तैयारी करना शुरू कर दिया है। चीन की वायुसेना और नौसेना दोनों ने युद्धाभ्यास करना शुरू कर दिए हैं ताइवान के पास में, और वहाँ पे आसपास में कई सारे फाइटर जेट्स देखे गए हैं। और उसके साथ ही अब ताइवान के ऊपर भी अगर चीन हमला करता है, तो इससे अमेरिका सीधे तौर पर प्रेशराइज़ हो सकेगा। क्योंकि अभी तक तो अमेरिका सेफ़ ज़ोन में था, ईरान से युद्ध में अमेरिका बिल्कुल सेफ़ ज़ोन में था, उसे कोई समस्या नहीं हो रही थी। वो ईरान के ऊपर हमला करके भी सेफ़ ज़ोन में था। लेकिन अगर ताइवान पर चीन कब्ज़ा करने की कोशिश करता है, तो अमेरिका जो है, अमेरिका की बैकबोन है ताइवान, यानी कि जो 90% सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होता है अमेरिका में, वो ताइवान से ही होकर जाता है, ताइवान से ही मैन्युफैक्चर होके एक्सपोर्ट होता है अमेरिका के लिए। अगर वो 90% चिप सेमीकंडक्टर चिप और सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग या फिर एक्सपोर्ट ताइवान से बाधित होता है, तो ये समझो आप, अमेरिका पूरी तरह से घुटनों पर आ जाएगा। उसके साथ ही एक चीज़ और बता दें, ताइवान में ही ताइवान स्टेट है, यानी कि जैसे कि ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, वैसे ही ताइवान के पास में ताइवान स्टेट है। और वहाँ से $2.45 ट्रिलियन US का ट्रेड होता रहता है। अगर ताइवान पे चीन कब्जा करता है, तो ये जो स्ट्रेट है, ताइवानी स्टेट है, वो भी कब्जा हो जाएगा चाइना से।
और जिसकी वजह से ये इतना ट्रिलियन 2.45 ट्रिलियन यूएस डॉलर का जो ट्रेड है वो भी इफेक्ट होगा। और इसके चलते सबसे बड़ा इसका जो इफेक्ट देखने को मिलेगा वो अमेरिका के ऊपर सीधा सीधा देखने को मिलेगा। यानी कि अब अमेरिका को प्रेशराइज करने के लिए चाइना ने एक स्ट्रेटेजी चल दी है, और चाइना भी इस चीज़ का इंतजार कर रहा था कि इधर अमेरिका किसी बड़े युद्ध में फंसे और फिर हम उधर अपना चाल चल दें। एनर्जी क्राइसिस के बीच में इंडिया ने भी एक, जो इंडियन साइंटिस्ट है सीएसआईआर के और नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया है। इंडियन साइंटिस्ट ने एक डीएमई गैस को खोजा है, डीएमई गैस का उत्पादन करना शुरू किया है। उसका टेस्ट एंड ट्रायल भी हो चुका है, अब उसे प्रोडक्शन स्केल पे लाया जाएगा। डीएमई यानी कि डाई मिथाइल ईथर, ये इसका निर्माण इसका जो प्रोडक्शन है, जो रिफाइनिंग है, ये एथेनॉल से होती है। और एथेनॉल बनता है शुगर केन या फिर कॉर्न से। और इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने पेट्रोल में एथेनॉल की 20% ब्लेंडिंग की जो घोषणा की थी, इसके चलते एथेनॉल का प्रोडक्शन भी अच्छे खासे पैमाने पर हो रहा है भारत में। और जिस वजह से इसे डाई मिथाइल ईथर को अभी तक तो सीएसआईआर की जो एनसीएल लेबोरेटरी थी वहाँ पे इसका टेस्ट एंड ट्रायल हुआ है, सफल रहा है। अब इसको जल्द से जल्द स्केल अप करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से भारत एलपीजी और एलएनजी यानी कि नेचुरल गैस की मामलों में आत्मनिर्भर हो सकेगा। उसके अलावा पीएम मोदी ने भी जो ओमान के, जॉर्डन के और फ्रांस के लीडर्स हैं, मलेशिया के भी लीडर्स हैं, उनसे इस वेस्ट एशियन कन्फ्लिक्ट के बारे में बात की है और डी एस्केलेशन के लिए बातें की, अर्ग किया कि भाई इसमें जल्द से जल्द डी एस्केलेशन होना चाहिए, ये युद्ध रुकना चाहिए, क्योंकि ये वैश्विक स्तर पर सभी देश को इफ़ेक्ट कर रहा है। अब जैसे कि जो एनर्जी क्राइसिस है, क्योंकि अभी एनर्जी सेक्टर्स पे हमला होना शुरू हो गया है। अभी तक स्ट्रेटस हॉर्मोज बंद था, लेकिन अब तो एनर्जी प्रोडक्शन यूनिट्स पे ही हमला होना शुरू हो गया है। तो इससे एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अमेरिका तो एक खेल खेल रहा है, सभी देशों में अपना खेल खेलता रहता है। अमेरिका बिल्कुल साइड हो गया है, वो तो अपने को इससे अलग बताने लगा है। क्योंकि जब इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े एलएनजी प्लांट पे हमला किया, साउथ पारस पे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया तुरंत कि भाई ये हमसे पूछ के नहीं किया गया है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। वो खुद को अलग कर दे रहा है, क्योंकि उसने वेनेजुएला पे कैप्चर कर ही लिया है। वेनेजुएलन ऑयल है उसके पास में, दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, और उसके साथ में वहाँ के अपनी खुद की रिफाइनरीज और खुद के प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। बाकी दुनिया इसमें फंस गई है। और आप ये सोचो, इंडिया का जो 53% एलएनजी का इंपोर्ट होता है वो ईरान और कतर की उसी रिफाइनरी से होता है, उसी प्रोडक्शन यूनिट से होता है एलएनजी पे, जहाँ पे इजराइल ने और ईरान ने काउंटर अटैक किए हैं। तो अब ये जो युद्ध है वो अलग ही तरीके से, अलग ही दिशा में जाना शुरू हो गया है।